नमस्कार जी, ऐसे ऐसा बोलेंगे तो कैसा लगेगा? ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट तो नहीं हो गया ना? Cast your vote, but don't vote for your caste. अबे ठीक है, हम अब हमारी तो बिहारी हैं बाबू। हिले पटना हिले कोलकाता हिलेला हो तोहर से स्टार्ट करें। बिहार एक जमाने में नालंदा और बुद्ध की धरती, दुनिया का ज्ञान केंद्र, और आज बीमारू का आखिरी बीमार स्टेट है जी भैया ये, जो बस आईएएस मजदूर या ऑटो चालक का ही सप्लाई देता है और अब तो इंटरनेट का ब्रेन रॉड भी। जिस स्टेट ने डिफेंस फोर्सेस को शहीद सपूत दिए, वहां के लोग आज अपनी ही धरती को भूल बैठे। दूसरे स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं पर बिहार अभी भी वहीं 1947 के गंदे नाले में, वही बेकारी, वही बेबसपन, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल हर इंडेक्स में डिक्लाइन। क्यों? क्या वजह है कि ये स्टेट अपनी वो शान खो बैठे? क्या बिहार सच में इतना बेबस है कि कुछ नहीं हो सकता है जी? यही इसका सच है। और अगर इसकी खोई इज्जत वापस लानी है तो ये कैसे होगा? जनरली हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि ये कहीं नहीं बदलता है तो वो कहीं अटका हुआ है, बेबसी घेर लेती है हमें, कभी सुधार होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ एक व्हाई दिस स्टेट सक्स, एक सीरीज जो हर एक स्टेट के सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल और सोशियो कल्चरल मसलों का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। क्या उन्हें बेबस बनाता है और क्या उन्हें रोकता है, मैं आपको सब बताऊंगा। सो द क्वेश्चन टुडे इज देयर एनी वे टू मेक बिहार ग्रेट अगेन? वेलकम टू गौरव की गाथा, एंड इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड व्हाई दिस स्टेट सक्स बिहार, गौरव विल एक्सप्लेन टू यू बिहार की गाथा। काफी सवाल तो हैं लेकिन जवाब भी सबके मिलेंगे। सो रीजन नंबर 1, हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन एंड द जमींदारी सिस्टम। बिहार की कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से। 1793 में ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया, जिससे जमींदारी सिस्टम को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इस सिस्टम में अपर कास्ट लैंडलॉर्ड जैसे राजपूत और भूमियार्स को बड़ी बड़ी जमीनें दी गईं और फार्मर्स को बस टैक्स चुकाना। लेकिन ये सिस्टम इतना एक्सप्लॉयटेटिव था कि जमीन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब लैंड रिफॉर्म्स की बात आई तो ये लैंडलॉर्ड्स जो पॉलिटिकली पावरफुल भी थे, उन्होंने रिफॉर्म्स को ब्लॉक ही कर दिया। एक स्टडी के मुताबिक 1950s में बिहार में लैंड सीलिंग लॉज इंप्लीमेंट ही नहीं हुए क्योंकि लैंडलॉर्ड्स ने ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर लूप होल्स ढूंढ लिए। नाउ कंपेयर दिस विद उत्तर प्रदेश। यूपी में भी जमींदारी सिस्टम थी, लेकिन वहां के गवर्नमेंट ने थोड़ी अग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स किए, जिससे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हद तक बेटर हुआ। सदर्न स्टेट्स ने तो रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स ही कर दिए, जिससे वहां इक्वालिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। बिहार में ये ना होने की वजह से आज भी लैंड इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी समस्या। रीजन नंबर 2, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिससे मिनरल्स जैसे कोल हो, आयरन ओर और सीमेंट को देश के किसी भी कोने में सेम प्राइस पर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इस पॉलिसी का आइडिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्प्रेड करना, लेकिन इसने बिहार जैसी मिनरल रिच स्टेट्स को काफी नुकसान पहुंचाया। बिहार के धनबाद को, जो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता था, उसके रिसोर्सेज का फायदा कोस्टल स्टेट्स में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र को मिला। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी वाज ऑफ द व्यू दैट दिस पॉलिसी हैज कॉज्ड बैकवर्डनेस ऑफ बिहार एंड झारखंड। यूपी, जो मिनरल रिसोर्सेज में उतना रिच नहीं था, इस पॉलिसी से डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका लोकेशन, क्योंकि वो दिल्ली के पास था, उससे ट्रेड और कॉमर्स का हब बनाया। बिहार लैंडलॉक्ड और इस पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ से वंचित रह गया। रीजन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। 2000 में जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया तो बिहार ने अपने मिनरल रिच सदर्न पार्ट्स खो दिए। झारखंड ले गया कोल, आयरन और माइका के रिजर्व्स, जो बिहार की इकोनॉमी का बैकबोन थे। इस स्प्लिट ने बिहार का टैक्स बेस तो छोटा कर ही दिया और स्टेट को फाइनेंशियली वीकर भी बना। ये पार्टीशन बिहार के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। अब दुकान ही तोड़ दोगे तो आदमी पैसा कैसे कमाएगा? यही हुआ बिहार के साथ। यूपी के साथ तो ऐसा कोई मेजर डिवीजन हुआ नहीं सिवाय उत्तराखंड के, इसलिए उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रही। तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स ने अपने रिसोर्सेज को यूनिफाइड वे में यूज किया, जबकि बिहार अपने कोर एसेट्स ही खो बैठा। आज झारखंड के पास बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन बिहार एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। रीजन नंबर 4, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार की इकोनॉमी आज भी 90% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। बिहार में इंडस्ट्रीज नेग्लिजिबल हैं, कंट्रीब्यूटिंग ओनली 1.37% ऑफ इंडियाज फैक्ट्रीज एंड 0.62% टू नेशनल जीवीए। 2024-25 में बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% है, व्हिच इज अबव द नेशनल एवरेज ऑफ 3.2%। बट इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि बिहार 3.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट मास्क्स डीपर इश्यूज ड्यू टू वाइडस्प्रेड अंडरएम्प्लॉयमेंट एंड रिलायंस ऑन लो productivity in formal jobs, with 54.45% of workers self-employed in marginal agriculture or petty trades. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है बिहार में तो बिहार के पास कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। अब अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बिहार का वासी खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? बिहार के यूथ के पास लोकल जॉब्स ही नहीं है, इसलिए वो महाराष्ट्र, दिल्ली या पंजाब जैसे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं। एंड ड्यू टू दिस ये माइग्रेशन एंटी बिहार सेंटिमेंट्स को भी बढ़ावा देता है। एक बिहारी दूसरे स्टेट्स में जाके पिटता भी है, मार भी खाता है, गाली भी खाता है, पर अब लाचार है
क्योंकि उसके खुद के घर में ना खाने को है, ना पीने को है और ना पहनने को। यूपी में भी माइग्रेशन है, लेकिन वहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इंडस्ट्रियल हब्स ने लोकल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट किया है। बिहार में तो ऐसा इकोसिस्टम ही नहीं है कि कोई दूसरा स्टेट आके माइग्रेट करे। रीजन 5, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं वीक बोलूंगा तो लोग गाली देंगे। वीक होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना जरूरी है। बिहार के रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स आज भी सब के सब अंडर डेवलप्ड है। पहले तो बने ही नहीं, और जब बने तो फिर बचे ही नहीं, और अगर बचे तो सधे ही नहीं। 2015 के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पास सिर्फ 50% सब हेल्थ सेंटर्स, 60% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और 9% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी गए गुजरे। मतलब हालात बहुत ही खराब है। रोड्स का हाल भी बहुत ज्यादा बुरा है। 2008 तक बिहार के सिर्फ 61% स्टेट हाईवे सरफेस थे, और उसमें भी उनकी मेंटेनेंस की बात तो मत ही करिए। मेंटेनेंस इन बिहार इज ओनली गिवन टू वुमेन इफ दे सर्वाइव डोमेस्टिक वायलेंस बाय देयर इंटॉक्सिकेटेड हस्बैंड। तो सरकार ने अल्कोहल ही बैन कर दिया। यूपी में एक्सप्रेसवेज जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी तो बढ़ा ही दी है। तमिलनाडु के पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स और मेट्रो सिस्टम्स हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तो किया, जैसे हाईवेज और टैप वाटर स्कीम्स को बढ़ावा दिया, लेकिन अभी भी गैप बहुत बड़ा है। नीतीश ने रूरल रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव की, लेकिन अर्बन सेंटर्स जैसे पटना अभी भी बेंगलुरु और लखनऊ से तो लाख गुना पीछे है। रीजन नंबर 6, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब हालात इतने खराब हैं तो सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी तो खराब ही होंगे। बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के लोएस्ट में से एक। 2021 में बिहार का पर कैपिटा जीडीपी $723 था, जबकि यूपी का 1133 और तमिलनाडु का 4313। और तो 2025 में बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज बीन एट पार विद द नेशनल एवरेज, बट द सिचुएशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड विद जस्ट नंबर्स। लिटरेसी रेट में भी बिहार पीछे है। 2022 में 74.3%, जबकि यूपी का 81.8% और केरला का तो 96% तो दूर की बात। एजुकेशन और हेल्थ के लो इन्वेस्टमेंट की वजह से बिहार के लोग साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए। यूपी ने भी ये चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उसने एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया, जैसे एएमयू और बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा दिया। लेकिन आज भी बिहार नालंदा के नाम पर आर्ग्यू करता है, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, और नालंदा की लेगेसी को भी रिवाइव करने में काफी कमी रहेगी। रीजन नंबर 7, इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज। 1947 से 2017 तक बिहार ने 23 चीफ मिनिस्टर्स देखे। कंपेयर दिस विद तमिलनाडु, जहां डीएमके और एआईडीएमके ने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दी। 1990 में लालू यादव के रूल में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने डेवलपमेंट को तो काफी साइडलाइन कर ही दिया था। क्राइम और करप्शन इतना बढ़ गया कि बिहार को जंगल राज से नवाजा गया। इट वाज एक्चुअली वेरी बैड। नीतीश कुमार ने 2005 से काम किया, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ, जीडीपी ग्रोथ 11% पर annum तक पहुंचा, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंट अलायंस सिटीज ने पॉलिसी कंटिन्यूटी को काफी हार्म किया। अकॉर्डिंग टू अ टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, नीतीश के 17 साल के रूल में क्राइम रेट्स मिक्स्ड रहे, मर्डर्स कम हुए, लेकिन अबडक्शंस काफी बढ़े। तो इनके नेबरिंग स्टेट यूपी के योगी आदित्यनाथ के स्टेबल गवर्नेंस ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। तो बिहार को ऐसी कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। रीजन नंबर 8, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट योर वोट बट डोंट वोट फॉर योर कास्ट, ये बोला जाता था हमें। इजिप्ट की लाइफलाइन नाइल है, मुंबई की लाइफलाइन उसकी लोकल ट्रेन्स है, पर बिहार की लाइफलाइन है कास्ट, जात। बिहार में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर। 17% की अपर कास्ट, 17% के मुस्लिम्स, 19% एससीज। हर इलेक्शन कास्ट इक्वेशंस पर लड़ा जाता है। लालू यादव ने मुस्लिम यादव इक्वेशन बनाया, जबकि नीतीश ने कुर्मी कोयरी और ईबीसीज को मोबिलाइज किया। लेकिन ये कास्ट पॉलिटिक्स डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह से ओवरशैडो करती है। और अगर कंपेयर करें यूपी को, तो भाई यूपी से ज्यादा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स शायद ही कहीं और हो। लेकिन टू स्ट्रॉन्ग लीडर्स बिकेम द यूनिफायर्स अक्रॉस कास्ट लाइंस। बीजेपी ने डेवलपमेंट और कल्चरल सेंटिमेंट्स को मिक्स करके एक ब्रॉडर अपील बनाई। सदर्न स्टेट्स जैसे तमिलनाडु में लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ने कास्ट को थोड़ा बैलेंस किया, जिससे डेवलपमेंट फोकस पॉलिसीज को बूस्ट मिला। बिहार में कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग सफर करती ही है। बिहार और यूपी दोनों कास्ट पॉलिटिक्स से स्ट्रगल तो करते हैं, लेकिन यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में बेटर बैलेंस किया। रीजन नंबर 9, ब्रेन ड्रेन एंड एन एलीट एक्सोडस। रीजन नंबर 9 है ब्रेन ड्रेन। बिहार के ब्राइटेस्ट माइंड्स स्टेट छोड़कर चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, जेएनयू में 25% स्टूडेंट्स बिहार से होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% वापस जाते हैं। क्यों? ऑब्वियस है ना, क्योंकि बिहार में अर्बन अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल की शॉर्टेज है। कंपेयर दिस विद बेंगलुरु, जहां आईटी हब्स टैलेंट को अट्रैक्ट करते ही हैं। बिहार में आप एक अच्छा स्कूल या एक अच्छा कॉलेज बताइए जिसमें आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। कुछ गिने चुने एनएलयूज और एम्स भले हों, लेकिन दैट्स अबाउट इट। एक इकोसिस्टम ही नहीं है। यूपी के पास नोएडा और लखनऊ जैसे बड़े हब्स हैं जो टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं। बिहार के एलिट्स जो हिस्टोरिकली कॉटिलियन लेगेसी में प्राउड फील करते थे, आज दिल्ली या मुंबई में सेटल हो जाते हैं। इससे बिहार के डेवलपमेंट को तो लीडरशिप क्राइसिस होगी ही ना। नीतीश कुमार ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो बनाए हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट अभी भी काफी लिमिटेड है। एंड फाइनली रीजन नंबर 10,
मिसयूज ऑफ सेंट्रल सपोर्ट। बिहार को सेंट्रल सपोर्ट मिलता तो है लेकिन उसका मिसयूज ज्यादा है। यहाँ पर जो है करप्शन और लैक ऑफ इंजेन्युइटी बिहार को ले डूबी। पहले फंड्स नहीं मिलते थे तो ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट पर था, अब जब फंड्स मिलते हैं तो ब्लेम करने को सिर्फ खुद बिहार की मेंटालिटी है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्लॉक टावर बनाने को बोला था बिग बेन स्टाइल और इन्होंने बना दिया बिग बहन स्टाइल। रिसर्च कहता है कि लास्ट 3 सालों में बिहार का पर कैपिटा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 3,633 रुपए था, जबकि नेशनल एवरेज is close to 8,000 rupees. And it is no doubt that other states do get more of this funding, but it is also true because the people there use it well, or at least better than what people do in Bihar. See, now apart from this intense research done to find out proper metrics and stats and numbers, point तो ये है कि बिहार की प्रॉब्लम खुद हम बिहारी हैं। मेंटालिटी वही है हमारी, खुश हम तब तक हैं जब तक सामने वाला हमसे अच्छा नहीं करता। और फिर इतनी इनसिक्योरिटी है हमें, तेरा बेटा 6 लाख कमाता है, हमारा बेटा 8 लाख कमा लेगा, और बेटा यहाँ पर सिगरेट और गांजा के नशे में पीजी में गंजी पहन के स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा है। रियल चेंज तब आएगा जब हम रूट कॉज को एड्रेस करेंगे, और वो है मेंटालिटी का स्टैग्नेशन। मेरा मानना यह है कि प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस में तो नहीं है, हम में है, हम वोटर्स में है। हम वही ओल्ड कास्ट इक्वेशंस, वही घिसे पिटे मुद्दों पर वोट करते। लालू का मुस्लिम यादव फॉर्मूला हो या नीतीश का ईबीसी मोबिलाइजेशन, ये सब शॉर्ट टर्म वोट बैंक्स के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये पैटर्न तब तक नहीं टूटेगा जब तक बिहार का यूथ अपनी सोच में कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं लाए। और ये सब की कड़ी है सिर्फ एक, द यूथ। सबसे पहले तो बिहार के यूथ को अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में देखना। आज के बिहारी स्टूडेंट्स जेएनयू, आईआईटी और यूपीएससी में टॉप करते हैं, लेकिन वो वापस बिहार क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। लेकिन सोचिए, इवन इफ 20% ऑफ दीज ब्रिलियंट माइंड्स रिटर्न एंड स्टार्ट बिजनेसेस, एनजीओज और जॉइन लोकल गवर्नेंस, बिहार का लैंडस्केप बदलना अनिवार्य है, सुनिश्चित हो जाता है। एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपको देता हूं। बिहार के यूथ को रिवर्स ब्रेन ड्रेन मूवमेंट जैसा कुछ शुरू करना चाहिए। जस्ट इमेजिन अ प्लेटफॉर्म जहां बिहारी डायस्पोरा जो दिल्ली, मुंबई या सिलिकॉन वैली में है, मेंटरशिप, फंडिंग और आइडियाज दे, उसको बिल्ड करे, उस स्टार्टअप्स को बिल्ड करे इन पटना, गया या सिवान। दूसरा सोशल इनोवेशन ये है कि बिहार के यूथ को कास्ट और रिलीजन के छोटे छोटे साइलो से बाहर निकलना ही होगा। बोल्ड आइडिया ये हो सकता है कि कम्युनिटी ड्रिवन बिहार इनोवेशन लैब्स, जहां यंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स एंड बैकग्राउंड साथ में काम करे टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स। दिस कैन हैपन इन एनी schools, any primary, sort of community centers. ये labs ना सिर्फ solutions देंगे बल्कि social cohesion भी बढ़ाएं। तमिलनाडु ने linguistic identity के थ्रू unity बनाई, बिहार को अपनी बिहारी प्राइड, बिहारियत को डेवलपमेंट के लिए चैनल करना। तीसरा, डिजिटल एम्पावरमेंट। भाई आप खुद सोशल मीडिया पे देखिए, कहाँ नहीं है बिहारी। चाहे वो बिलियनियर अनिल अग्रवाल हो, एक्ट्रेस नेहा शर्मा हो, बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा जी हो, या कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हो, या फिर ट्विटर इन्फ्लुएंसर मिस्टर सिन्हा, हर जगह तो हैं हम। तो ऐसा तो नहीं है कि हम स्मार्ट या फिर टैलेंटेड नहीं है, मेहनती भी हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सिर्फ मेंटालिटी की आती है। मतलब इन वॉइसेस को डेवलपमेंट फोकस कैंपेन्स में बदलना ही होगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एक हैशटैग चला दिया, हैशटैग बिहार राइजिंग। तो एवरी टाइम समथिंग गुड हैपेंस इन बिहार, यू टॉक अबाउट इट विद दैट हैशटैग। जहां यूथ लोकल सक्सेस स्टोरीज हो, जैसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या कोई न्यू स्टार्टअप, उसको एम्पलीफाई करें। इससे सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी और पब्लिक डिस्कोर्स डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होगा। यूपी के यूथ ने सोशल मीडिया पर यूपी फर्स्ट जैसे कैंपेन्स को तो चलाया ही था, जिससे लोगों का प्रेशर, जो हमारा पब्लिक प्रेशर है, वो पॉलिटिशियंस पर बना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस उन्हें करना पड़ा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जब यूथ की मेंटालिटी बढ़ेगी, ग्लोबल थिंकिंग, इनोवेशन और यूनिटी पर फोकस करेगी, तब सोशल एक्टिविटी बढ़नी जरूरी है, बढ़ेगी। लोग कास्ट के नाम पे नहीं, डेवलपमेंट के नाम पर मोबिलाइज होंगे, और ये सोशल शिफ्ट वोटिंग पैटर्न से ही बढ़े। पॉलिटिशियंस को समझ आएगा कि अब कास्ट बेस्ड प्रॉमिसेस काम नहीं करेंगे बाबू, फिर पॉलिटिशियंस को अपना गेम अप करना ही पड़ेगा। जैसे यूपी के योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टमेंट पर काफी फोकस किया। या फिर कोई और भी बेटर लीडर साउथ के देख लीजिए। और जब ये होगा तो बिहार में रियल चेंज आएगा। ओके, फाइनली बिहार को अपना एक सिलिकॉन गंगा बनाना चाहिए। पटना को एक टेक हब बनाइए जहां एआई, एग्रीटेक और एडटेक स्टार्टअप्स को टैक्स ब्रेक्स और इंक्यूबेटर्स मिले। यूपी ने नोएडा को टैक्स हब बनाया, बिहार क्यों नहीं बना सकता? इसके लिए यूथ को डिमांड करनी होगी, रैलीज करनी पड़ेंगे, पिटीशंस लिखने पड़ेंगे और सोशल मीडिया कैंपेन्स भी करने पड़ेंगे। बिहार के पास इतना फर्टाइल लैंड और यंग पॉपुलेशन है कि ये एसेट्स हैं जो टेक ड्रिवन इकोनॉमी को बना सकते हैं। सी फाइनली आई विल टेल यू समथिंग व्हाट आई फील। The last time Bihar did a revolution which changed something in the state was also a youth movement, जय प्रकाश नारायण। और फिर उसके बाद आंदोलन तो ये करते हैं, लेकिन सिर्फ जेएनयू, एएमयू और फिर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस। लेकिन यूथ को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यूथ को समझना होगा कि अगर उन्होंने ठान ली तो पॉलिटिकल एलीट को अपने कैंडिडेट्स, अपनी नीति, अपना नजरिया बदलना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, बिहार का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ये अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस पा सकता है?
कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड व्हिच इज व्हाई दिस स्टेट सक्स, केरला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय बिहार, जय हिंद।